नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आपको बता दें कि इस समय की सबसे बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त देश में अपना असर दिखा रही है। तो वहीं तीसरी लहर को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई और बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया था और भारत सरकार से एक्शन की अपील की थी। पहले भारत सरकार ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया और अब सिंगापुर की ओर से भी जवाब दिया गया है। भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास की ओर से मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। इसे लेकर सिर्फ सिंगापुर के दूतावास ही नहीं बल्कि सिंगापुर की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे का खंडन किया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर विवाद अब बढ़ गया है। सिंगापुर की सरकार ने वहां भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया है। सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर आपत्ति जताई है। भारत की ओर से जवाब दिया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड के वेरिएंट या विमान पॉलिसी पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। सिर्फ सिंगापुर के दूतावास ही नहीं बल्कि सिंगापुर की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे का खंडन किया था। आपको बता दें कि सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने भी इस मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए, कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जानना चाहेंगे, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिना तथ्यों के बातें करते हैं और जिस प्रकार से हम कहें कि दिल्ली कई न सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है बल्कि विदेशी जो राजनीति है या विदेशों से जो हमारे टर्म्स हैं, जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं, उनका भी केंद्र दिल्ली को माना जाता है। और ऐसे में राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तथ्यों के आधार पर, बिल्कुल माफ कीजिएगा, तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए जो बयान दिया गया है, उससे न सिर्फ देश की छवि खराब होती है बल्कि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन अरविंद केजरीवाल की छवि भी खराब होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत? कह रहे हैं, अगर देश से बाहर की बात करें तो भारत का मतलब शुरुआत दिल्ली से होती है। विदेश के बैठे व्यक्ति को दिल्ली पहले दिखता है और जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई ट्वीट करेगा तो निश्चित रूप से बाहर के व्यक्ति को लगता है कि यह भारत सरकार का आधिकारिक बयान है। तो मैं आपको बता दूं, कल केजरीवाल ने जो मांग की थी, उन्होंने दो मांग की थी कि एक तो सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल रूप से रद्द कर दी जाएं और दूसरा उन्होंने मांग की थी कि बच्चों के लिए भी जो वैक्सीन के विकल्प है उनमें प्राथमिकता के आधार पर कार्य हो, क्योंकि सिंगापुर का जो कोरोना का नया स्ट्रेन है बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। तो आप देखिए, पूरी तरह से आपने सिंगापुर को एक तरह से किया था। उसके बाद देर रात भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने जानकारी दी थी कि आपको केजरीवाल जी बता दिया जाए कि मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं और सिंगापुर के साथ तो एयर बबल भी नहीं है, बस कुछ उड़ानें चल रही हैं वंदे भारत के तहत, जिसके तहत हम अपने भारतीय लोगों को ला रहे हैं, फिर भी सावधानियां बरती जा रही हैं। यानी कि हरदीप पुरी ने कहा था कि आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, जिन हवाई सेवाओं को रद्द करने की आप मांग कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बंद चल रही है, तो आप कौन सी हवाई सेवा बंद करना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए, सिंगापुर में भी इसका असर पड़ा है। सिंगापुर दूतावास ने एक ट्वीट किया जो भारत में दिल्ली में स्थित है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने जो ट्वीट किया था वो गलत है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आधिकारिक बयान दे दिया है कि सिंगापुर का कोई ऐसा स्ट्रेन नहीं है। सिंगापुर की एम्बेसी ने बताया कि जिस स्ट्रेन की आप बात कर रहे हैं वो B16117.2 वेरिएंट है जो ऑलरेडी चल रहा है और वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान अपने ट्वीट के साथ अटैच किया। उसके बाद आप देखिए कि लगातार इसमें विवाद हो गया। वहां पे जो हमारे सिंगापुर में राजदूत हैं भारत सरकार के, उसको विदेश मंत्रालय ने तलब किया और कड़ी आपत्ति जताई कि भारत सरकार की ओर से क्या बयान आ रहा है। तो हमारे राजदूत ने जानकारी दी कि ये मुख्यमंत्री का बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है भारत सरकार से, और उन्होंने कहा है कि इस वेरिएंट या उड़ान नीति को जो निर्धारित करते हैं इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद वहां के सिंगापुर के विदेश मंत्री वी बालकृष्णन ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा राजनेताओं को तथ्यों पर टिके रहना चाहिए और सिंगापुर स्ट्रेन नाम की कोई चीज नहीं है जी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी 10 मिनट पहले ट्वीट करके स्पष्ट किया है सिंगापुर सरकार को, विदेश को, कि केजरीवाल के ट्वीट का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एस जयशंकर ने ट्वीट किया है कि सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ठोस भागीदार रहे
और जो ऑक्सीजन और रसद की आपूर्ति भारत को सिंगापुर ने दी है, जो भी मदद दी है, चाहे सैन्य विमान, वो हमारे असाधारण संबंध है। और साथ में दूसरा ट्वीट करते हुए एस जयशंकर ने कहा, हालांकि जिन लोगों को बेहतर पता होना चाहिए, उनकी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां लंबे समय से चले आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के सीएम भारत सरकार के लिए नहीं बोलते हैं, यानी कि उनका बयान आधिकारिक नहीं माना जाए। तो एक तरह से बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि कैसे भारत को सिंगापुर के सामने एक अजीब सी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है केजरीवाल के एक ट्वीट ने। दूसरा आप देखिए, सिंगापुर में जो हमारे एम्बेसी है उसने भी एक ट्वीट किया कल देर रात, और उन्होंने साफ बताया कि अभी तक सिंगापुर ने भारत को कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या मदद पहुंचाई है, और एक लिस्ट बाकायदा जारी की 7 चीजों की, जिसमें उन्होंने बताया कि 8,264 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, 51,000 ऑक्सीमीटर आए, 63 बाईपैप वेंटिलेटर आए। तो इस प्रकार से पूरी उसमें लिस्ट है। 8,994 ऑक्सीजन सिलेंडर आए। तो उन्होंने बताया कि हमारा कितना अच्छा सहयोग है, और हम मानते हैं कि कोरोना की लड़ाई दोनों देश मिलकर लड़ रहे हैं, और सिंगापुर स्ट्रेन कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल के एक ट्वीट के कारण भारत के विदेश मंत्रालय को, भारत सरकार को सिंगापुर सरकार से समन्वय करने में अब दिक्कत आ रही है, और उन्हें समझाना पड़ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल हमारे राजधानी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो भारत सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है, वो एक अलग स्टेट है। हमारे देश में ऐसे काफी स्टेट है, उसे भारत सरकार का बयान ना समझा जाए। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस प्रकार के बयानों की आशा तो नहीं करते, लेकिन वो अक्सर बिना तथ्यों के आधार पर बात करते हैं और उसके बाद में फिर माफी मांगते रहते हैं। पहले भी इस प्रकार की एक टिप्पणी उन्होंने करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, जिसका नतीजा ये निकला, अरुण जेटली के ऊपर भी जिसका नतीजा ये निकला कि उन्हें बाद में जाके माफी मांगनी पड़ी। तो बार बार इस तरीके की जो हरकत मुख्यमंत्री पद पर आसीन एक व्यक्ति अगर करता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता पर भी कहीं ना कहीं शक जरूर होता है। क्या वो इसे एक राजनीति के रूप में वो इस प्रकार से कर रहा है क्योंकि उन्हें भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करनी है, या फिर बौद्धिक स्तर ही उनका इतना है? क्योंकि इस प्रकार से बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब इस प्रकार के अनर्गल बयान आते हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, तो इस प्रकार से बोलना उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसे बयान देते हैं जरूरी हो जाता है। खैर, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, जानना चाहेंगे आपसे, लंबे समय से हम ये देख रहे हैं, और 2014 से नहीं, हम इसे 2019 से अगर मान के चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का जो सेकंड टर्म है सेंटर में, जब से ये दूसरी बार जब ये आए हैं, तब से ही लगातार न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और कई अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कम करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीकों से। और हम पहले भी शेखर जी इस बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, आप एक विपक्ष की भूमिका आप अदा कीजिए, आपका हक बनता है। भारत सरकार कोई भी योजना लेकर आती है, जो उनके फैसले हैं उस पर सवाल उठाना आपका हक बनता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति और एक पार्टी के पीछे इतना भी मत पड़ जाइए कि आप अपने देश की छवि को उससे नुकसान पहुंचाने लगे। शेखर जी, ऐसा है कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर सामने आई है और जिस तरीके का पूरा हादसा देश भर में हुआ है, वो सामान्य नहीं है। इसको 2-3 जगहों से जरा हमें समझना होगा। एक तो ये है कि ये स्थिति सामान्य नहीं बन गई, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लगातार जब कोई चीजें चल रही होती हैं, हम और आप लीड्स पे काम करते हैं, कई बार प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है और कई बार हमें लीड्स मिलती हैं जी। तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो चूंकि लगातार ये लीड्स मिल रही हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव फैली नहीं, फैलाई गई है और योजनाबद्ध तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं। इसी बीच में जो टूल किट कल परसों जारी की गई है या मिली है, आप जैसे भी उसको कहें, वो भी ऐसा नहीं है, अगर किसी ने बनाई है या बनी है या मिली है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी विशेष से वो ताल्लुक रख रही है। इसलिए जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी का उसमें नाम आ रहा है वो उसका विरोध करेगी, उसके खिलाफ FIR करेगी, लेकिन जिस पार्टी ने उसको जारी किया है वो अपनी जगह पे उन चीजों को साबित करने की कोशिश करेगी। तो देखिए, जब इस तरीके की स्थिति है तो इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर की आड़ में बहुत बड़ी राजनीति इस समय देश में हो रही है। लोगों की जान गई, चीजों की सप्लाई कम हो गई, मारामारी मची, एक छवि जो इंटरनली खराब होनी थी, देश के अंदर जो छवि सरकार की खराब होनी थी वो खराब हो चुकी है।
अब दूसरा इसमें एक पहलू ये भी है कि मीडिया, उमंग आप जरूर चलाइएगा इस बात को, मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, आप खबर जरूर चलाएं इसकी। जो स्वास्थ्य का विषय होता है हिंदुस्तान में वो राज्यों का विषय होता है, और आपको ध्यान होगा या नहीं है तो मैं अपने दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को बता दूं कि जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक मीटिंग के जरिए ये बात देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बात कही गई थी कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, आप लोग अपने राज्यों में स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर कीजिए, उसके अलावा अपने स्तर से फैसले लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। जब महामारी के रूप में पिछली साल इंट्रोड्यूस हुई थी ये बीमारी हिंदुस्तान में, तो नरेंद्र मोदी ने आगे आकर के एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश भर में लॉकडाउन और बहुत सारी चीजें अपना की थी, उसकी आलोचना समालोचना वो अपनी जगह पे है, वो बात बीत चुकी है। इस बार राज्यों का चूंकि स्वास्थ्य विषय है, इसलिए राज्यों की जिम्मेदारी पहली थी, अब उसको चुनाव में उलझे ये वो करके रखा गया। अब जो इसके बाद तीसरी स्टेज है कि जिन देशों से भारत को मदद मिली है और जिन देशों के साथ में भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं या पिछले 6-7 साल में संबंध बहुत बेहतर हुए हैं जी, वहां से संबंधों को लेकर किस तरीके से हिट किया जा सकता है। अब इस पे भी आप ये मान लीजिए कि उस टूल किट को हम सही माने या गलत माने, लेकिन आप ऐसे समझिए कि उस टूल किट का एक हिस्सा ये भी है अभी जो स्थिति, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी कही हुई बात, चूंकि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए ये मति भ्रम हो सकता है दुनिया के किसी भी हिस्से में कि आखिर दिल्ली से ये बात उठी है, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, फिर आप उसको डेमोग्राफी और स्टेट और नेशन और गणतंत्र सब समझाते रहिए, वो समझ ही नहीं पाएगा जी। तो ये हमें समझना होगा। देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट हैं और राष्ट्रपति है वहां पे, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी शहर का मेयर वहां पर राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर होता है अगर उस शहर के बारे में कोई फैसला लेना है। जैसे लंदन का मेयर है, तो लंदन का मेयर आप ये समझिए कि लंदन के लिए भगवान है वो, मतलब वहां प्रेसिडेंट क्या कहेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या कहेगा, इमैटेरियल है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका शहर है। तो हिंदुस्तान में चूंकि पॉलिटिक्स बड़ी अलग तरह से चलती है इसलिए ये है, अदरवाइज फॉरेन कंट्रीज में ये चीज दिक्कत देगी कि आप ये समझाएं कि अरे नहीं वो तो पार्षद है, अरे नहीं वो तो मंत्री है, अरे नहीं वो तो कोई स्टेट का मुख्यमंत्री है, ये उनको समझाना बड़ा कठिन है क्योंकि उनके यहाँ उस जगह पे वही फैसले लेता है जी। तो ये स्थिति है। इंटरनेशनली अब डेंट करने की जो साजिशी कहा जाएगा इसको, इसमें कोई दूसरा वर्ड नहीं है, ये भारत में विपक्ष की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले दिनों में जिन देशों ने मदद दी है उनके खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार बल्कि हिंदुस्तान के जो लोग इस समय विदेशों में काम कर रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि अगर कल को उनके ऊपर हमले होने लगे तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह होगी। इस तरीके की स्थिति हो भी चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के कुछ लोग थे, उनके ऊपर अलग अलग समय पे हमला हुआ, नस्ल भेदी हमला जिसे मीडिया में कहा जाता है। इसी तरीके से अमेरिका में भी हिंदुस्तानियों की जान जा चुकी है। गल्फ कंट्रीज में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। तो ऐसे में जिस तरीके का ये बर्ताव हो रहा है, मैं समझता हूं कि मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि भारत का व्यक्ति दुनिया भर में फैला है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए गए हैं, कर्ज लेकर के उनके माँ बाप ने भेजा है, उनके बॉन्ड इस तरीके के साइन है कि वो वहां नौकरी कर रहे हैं और वो वहां रहेंगे जब तक वो उनका टर्म नहीं पूरा होगा। तो ये अब विदेशों में जो हिंदुस्तानी बसे हुए हैं उनकी जान को खतरे में डालने वाली बात है। और सिंगापुर के साथ तो भारत के जो संबंध हैं, आप देखिए कि इससे पहले जब सिंगापुर में दिक्कत आई थी पानी की और बाकी चीज, बहुत सारी अलग अलग समय पे जो दिक्कतें आई हैं पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने रातों रात उसकी मदद की है। हाँ, वहां पे कैलेमिटी हुई तो उसको नेचुरल कैलेमिटी थी, उसमें भी भारत ने आगे बढ़ करके बहुत योगदान दिया था जी। अब भारत फंसा तो दुनिया के तमाम देशों ने भारत की मदद की है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल, या अब आप देखिए इसकी एक सीरीज चलेगी उमंग, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया है इसी तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हुए, अलग अलग तर्कों को देते हुए अलग अलग देशों के संबंध भारत से कैसे खराब हो इसकी चिंता करेंगे। वो इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि तीसरी वेव के लिए उन्हें क्या करना है।
हाँ जी, बिल्कुल यही है बिल्कुल कि शेखर जी, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट करो। और ये हो भी रहा है, भले ही हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, इन्हें तमाम लोगों ने समय समय पर, इसलिए मैंने 2019 साल का जिक्र किया था क्योंकि 2014 से पहले टर्म में तो इन पार्टियों को संभलने का ही मौका नहीं मिला और ये अपनी अपनी जमीन तलाशते रहे और कहीं ना कहीं इन्हें आशा थी कि दूसरे टर्म में दूसरी जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हम रोक पाएंगे, इसी आशा में लगे रहे। लेकिन जब नहीं रोक पाए तो इन्हें सब ने मिलकर कहीं ना कहीं इन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार की छवि खराब करें। और इसका नतीजा शेखर जी यह लेटेस्ट अपडेट ये है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट की छवि पे असर भी पड़ रहा है। फिलहाल शेखर जी समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां कोरोना की दूसरी लहर का कहर का असर शहरों के साथ साथ अब गांव में भी देखने को मिल रहा है। घर घर में खांसी जुकाम के मरीज हैं, लेकिन गांव में समय पर जांच नहीं होने से उन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मरीजों की मौत भी हो रही है। तो वहीं गांव की हकीकत का पता लगाने के लिए कोटा जिले के ताथेड़ पंचायत की जमीनी हकीकत को हमने जाना, जहां ताथेड़ पंचायत के 8 गांव में हर घर में खांसी जुकाम के मरीज मिल रहे हैं और पंचायत के 8 गांव में 6500 की आबादी है। यहां की चिकित्सा व्यवस्था एक डॉक्टर और सिर्फ एक एएनएम के भरोसे है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 6500 से भी ज्यादा लोग और सिर्फ एक डॉक्टर और एक एएनएम। तो कोरोना का विस्तार यहां पर कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन अभी तक ताज्जुब की बात यह है, राजस्थान सरकार तमाम दावे करती है, कोरोना के मामलों में अपनी पीठ थपथपाने से नहीं पीछे हटती, लेकिन उसी राजस्थान के कोटा के गांव की यह हकीकत है, जहां 6500 की आबादी है और सिर्फ एक डॉक्टर है और एक एएनएम है और अभी तक यहां पर सैंपलिंग भी शुरू नहीं हुई। यहां लोगों को सैंपलिंग के लिए कैथून और दीगोद में जाना पड़ता है। आपको बता दें कि पंचायत के गांवों में 18 दिन में 17 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें ताथेड़ में 7, पीपलदा रामखेड़ली में 3 और पांडे खेड़ली में 4 लोगों की मृत्यु हुई है। तो वही इस मामले को लेकर ताथेड़ पंचायत सरपंच निर्मला नायक ने बताया कि कोरोना संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 18 दिन में लगभग 18 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आंगनबाड़ी सहायिका की ओर से पंचायत में किए गए सर्वे में 140 लोग खांसी जुकाम से पीड़ित पाए जा रहे हैं। ब्लॉक सीएमएचओ से शिकायत के बाद भी अभी तक सैंपलिंग शुरू नहीं हुई है। हमारे गांव में 15 कोरोना पॉजिटिव हैं ग्राम पंचायत के अंदर, जिसमें उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। उनके घर वालों को खांसी जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं, जो कैथून जांच कराने जाते हैं, उनको संक्रमित होने का खतरा है। साथ में कोटा से संवाददाता योगेंद्र महावर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, तमाम चिकित्सीय व्यवस्थाओं के बारे में बात की जाती है। राजस्थान सरकार लगातार ये दावा करती है कि राजस्थान चिकित्सा व्यवस्थाओं के मामले में किसी अन्य राज्य से पीछे नहीं हटता है। कोरोना के बेहतरीन मैनेजमेंट का दावा करते हुए नहीं थकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के कई मंत्री, राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन उसके बाद में हकीकत का अगर पता करना हो तो गांव में जाकर देखिए, क्योंकि शहरों में आप आंकड़ों की बाजीगारी कर सकते हैं, लेकिन गांव में कैसे करेंगे। 6500 की आबादी वाला ये गांव और यहां पर हर घर में खांसी जुकाम के मरीज है और ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक डॉक्टर और एक एएनएम है और उस पर भी करेला और नीम चढ़ा। यहां पर अभी तक सैंपलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। योगेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरह का मामला है ये, वो कहीं ना कहीं कोटा शहर को ही नहीं पूरे प्रदेश को भी शर्मिंदा करता है, क्योंकि कैथून का ये ताथेड़ इलाका है जहाँ पर पूरा जो गांव है वो एक डॉक्टर और एक नर्सिंग के भरोसे टिका हुआ है। गांव की 6500 की आबादी है और अगर मान के चले, अगर इसकी रेशो की मान के चले तो हर घर में एक मरीज जरूर मिलता है वहाँ पे, और उसका उपचार, जो देसी उपचार गाँव में आज भी किए जाते हैं, तो वो देसी उपचार के अलावा अगर वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ से
सलाह लेते हैं या फिर वहाँ की जो डिस्पेंसरी है वहां पर जाके अगर इस संबंध में चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी जांच समय पर नहीं हो पाती है, उनको उपचार समय पर नहीं मिल पाता है और उनकी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो लापरवाही है तो वो कहीं ना कहीं कोटा शहर को नहीं पूरे प्रदेश को भी एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि ये कैथून की बात नहीं है। कैथून के आसपास के जितने भी गांव है वो सबके सब गांव एक ही डॉक्टर और एक ही जो नर्सिंग स्टाफ है और जो नर्सिंग कर्मी है एएनएम उस पे है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जो कोटा शहर है वो लगातार कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रहा है, मरीजों का उपचार हो रहा है, मरीजों की संख्या में अब कमी जरूर आने लगी है, लेकिन गाँव में अभी भी क्योंकि जो दूसरी लहर है वो कहीं ना कहीं गाँव को अपनी चपेट में ले रही है, गाँव के जो लोग हैं उनको अपनी चपेट में ले रही है। तो जिस तरह से यूटी मंत्री शांति धारीवाल कोटा आए थे और उन्होंने बेहतर सुविधा की बात की थी और कहा था कि जो गांव है वहां तक भी चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी, डॉक्टर्स की टीम लगाई जाएगी, इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ की टीम लगाई जाएगी। लेकिन जो दृश्य अभी देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक जाहिर करता है और साफ तौर पर इशारा करता है कि गाँव की तरफ अभी भी प्रदेश की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। योगेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं हर ग्रामीण इलाके की लगभग यही कहानी है। योगेंद्र, आप इस खबर पे नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें इस समय बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाल जानेंगे शेयर मार्केट का। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। भाई रुक कर लेते हैं शेयर मार्केट की ओर। आपको बता दें कि घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को कारोबार की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही। सेंसेक्स 104.52 अंक और निफ्टी 49.5 पॉइंट नीचे खुला। हालांकि शुरुआती 15 मिनट की ट्रेडिंग के बाद बाजार में थोड़ी बढ़त देखी जा रही है। फिलहाल दोनों इंडेक्स में लगभग 0.20% की कमजोरी है, लेकिन बीएसई सेंसेक्स 50,000 और निफ्टी 15,000 के ऊपर बना हुआ है। जहां टाटा मोटर्स के शेयरों में सबसे ज्यादा लगभग 5% की गिरावट दर्ज की गई है और इससे पहले मंगलवार को सभी अहम अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। तो वहीं यूरोप के फ्रांसीसी और जर्मन स्टॉक एक्सचेंज के अहम सूचकांक भी गिरावट के साथ बंद हुए थे। तो वहीं अगर बात करें हम घरेलू बाजारों की तो मंगलवार को अहम शेयर सूचकांक लगातार दूसरे दिन ठोस बढ़त के साथ बंद हुआ। आपको बता दें कि सेंसेक्स 612.6 पॉइंट के उछाल के साथ 50,193.33 पॉइंट पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 184.95 अंक की बढ़त के साथ 15,108.1 के अंक पर रहा। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट राजेश्वर जी जुड़ चुके हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी राजेश्वर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पर? देखिए, अभी तो ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट चल रही है। इनफैक्ट मार्केट अगर हम बात सिर्फ शेयर मार्केट की ना करें तो गोल्ड मार्केट भी लगभग फ्लैट है। रुपी मार्केट भी जो स्ट्रांग, क्योंकि रुपी इस टाइम डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग चल रहा है, तो वो भी एक तरीके से फ्लैट है। तो जो इनपुट आती है जब आपका शेयर मार्केट बढ़ता है, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो पैसे वहां से आते हैं वो पैसे भी इस टाइम आने, क्योंकि डॉलर रुपी इस टाइम स्ट्रांग है तो वो आने थोड़े से रुक जाते हैं जी। उसका भी एक कारण हो सकता है। ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो कोई बहुत अच्छा नहीं है, सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। सबको बार बार लग रहा है कि शायद अभी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो इन सब कारणों अगर आप देखेंगे तो लगभग कुछ दिनों से थोड़ा बहुत ऊपर चलता है फिर वापस नीचे आ जाता है, तो फ्लैट ही चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बिंग फ्लैट रहेगा जब तक कि कॉमन आदमी या कॉमन इन्वेस्टर या आईज के दिमाग में ये नहीं आएगा कि इकोनॉमिक सुधरने वाली है। जी बिल्कुल राजेश्वरी, जानना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे जो ट्रेडिंग करते हैं? जो ट्रेडिंग करते हैं, अगर वो सबसे बड़ी सलाह तो ये है कि आप फार्मा कंपनी में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके चांसेस ये है कि एटलीस्ट आप लूज नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ आप गेन करने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि फार्मा कंपनियों का भी भविष्य काफी अच्छा लग रहा है। आगे आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा। और सिर्फ फार्मा कंपनी नहीं, उनके जो फार्मा से रिलेटेड, मतलब स्पेशली जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनके सबके शेयर, उनकी जो भी कंपनियां, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको फायदा रहने की संभावना काफी अच्छी मानी जाती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर ट्रेड करते हैं तो कोशिश ये करिए, अगर आप डे टू डे ट्रेड करते हैं तो कोशिश ये करिए कि जो मार्केट में आप सुबह जो परचेज कीजिए, शाम तक एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। मार्केट बहुत वोलाटाइल है, जरूरी नहीं कि कॉमन इन्वेस्टर इसमें बहुत ज्यादा गेन कर सके। जी बिल्कुल राजेश्वर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब जो कॉमन जो ट्रेडर्स हैं उन्हें भी अब इसे और ध्यान देना होगा। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना एक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए राजेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।